अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। अल्लाह पाक की रहमत का घना साया हम लोगों के सर पे हमेशा कायम और दायम रहे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नात के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर, आज की पहली कहानी मेरे न्यूज़ स्टोरी सेंडर वहीद ने सेंड की है। वहीद कहते हैं कि मैं सांगला हिल कराची में रहने वाला हूँ और मैं आपके चैनल की स्टोरीज़ बहुत शौक़ से सुनता हूँ। आज एक ऐसी अनहोनी कहानी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जिसको आपके सुनने वाले सुन के हैरान रह जाएंगे। वो कहते हैं कि आज से बहुत सालों पहले की बात है। मेरे ये जो स्टोरी है ये मेरी वालदा ने मेरे साथ शेयर की है। वो बताती हैं कि आज से कई साल पहले की बात है। एक मोहल्ला था जिसमें मदारी आकर रीछ का मतलब तमाशा लगाया करता था और बच्चे बहुत शौक़ से आकर उसके रीछ के वो जो तमाशा था उसको देखा करते थे और बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। इसी तरह वक्त गुज़रता जा रहा था तो उस गली में एक दिन कुछ मतलब जो कि वहाँ के रहने वाले थे, उनके कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। वो काफ़ी दूर से आए हुए थे। उनकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 24 से 25 साल होगी। वो लोग काफ़ी दूर से आए हुए थे। वो कहते हैं वो पंजाब से इधर अपने जानने वालों के घर रहने के लिए आए हुए थे। वो भी लड़की बड़े शौक़ से, बच्चों ने कहा कि हम आपको आज एक तमाशा दिखाएंगे। यहाँ पे एक रीछ वाला अपने रीछ को लेकर आता है और वो बाकायदा सबके लिए वो रीछ दुआ भी करता है। वो कहते हैं कि मेरी वालदा बताती हैं कि वो रीछ सबके लिए दुआ भी किया करता था। जो भी उसे किसी भी दुआ के लिए कहता था वो हाथ ऊपर करके अल्लाह पाक से, जैसे भी उनकी ज़ुबान है उसमें अल्लाह से दुआ मांगा करता था। तो वो लड़की भी, वो कहते हैं कि उसको जहन में कोई बात आई होगी, वो भी देखने के लिए गई उसको, और उसने उस मदारी से कहा कि इस रीछ को कहो कि मेरे लिए भी कोई दुआ करे और ऐसी दुआ है कि जो मेरी आज ही पूरी हो जाए। उस रीछ ने बड़े गौर से उस लड़की की तरफ देखा। मेरी वालदा कहती हैं कि वो लड़की एकदम से डर गई। जैसे रीछ ने उसको देखा तो वो डर कर पीछे भाग गई और वो अपने घर के अंदर चली गई। वो जिनके घर आई हुई थी रहने के लिए, वो लोग उसने जब ये बात बताई कि रीछ ने बहुत अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा है, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा वहम होगा, वो जानवर है, जानवर सबको ही ऐसे देखते हैं। लेकिन वो लड़की कहती है कि ये उसका जो देखने का स्टाइल था वो आम नहीं था, यानी वो मुझे किसी और नज़र से देख रहा था। वो लड़की डर गई थी कि कहीं ये मुझे जान से ना मार दे। लेकिन वो जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो लड़की जैसे ही रात को ख्वाब में सोई तो उसको ख्वाब में वही रीछ नज़र आया। वो रीछ बहुत दूर से भागता हुआ घर के दरवाज़ों को तोड़ता हुआ उस लड़की को उठाकर ले गया है। वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई और उसने जल्दी से उठकर शोर मचाना शुरू कर दिया और ये कहा कि घर के दरवाज़े बंद कर दो, कहीं वो रीछ उठाकर मुझे ले ना जाए। उसके घर वालों ने कहा, जो कि उधर रहने के लिए आए थे, कि तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो कहती है कि मुझे ऐसा ख्वाब आया कि रीछ उठाकर मुझे ले जाएगा। सब लोगों ने उसको बहुत समझाया, ऐसा नहीं हो सकता। खैर वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसने अपने घर वालों से कहा कि हम आज ही पंजाब वापस जाएंगे, हम इधर नहीं रहेंगे। मोहल्ले में उनको आए हुए 10 से 15 दिन हो चुके थे। सबके साथ उनकी बहुत मानूसियत हो चुकी थी। मेरी वालदा बताती हैं कि तब मेरी वालदा यंग हुआ करती थी। ये उनकी शादी से पहले का वाक़या है। उन्होंने, जो कि जिनके घर वो रहने के लिए आई थी, उन्होंने यही कहा कि अगर आपकी बेटी को इतना ही डर लग रहा है तो आप इसको बेशक इधर से ले जाएं, कहीं बच्ची की तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो सब घर वालों ने कहा, नहीं, ये बच्ची है, इसको ऐसे कहने दो, इसका वहम है, ये डर गई है उसकी नज़र को देखकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग 3 माह की छुट्टियों में अपने रिलेटिव्स यानी अपने मामू के पास रहने के लिए आए हुए थे। उसके बाद वो जो लड़की है वो रोज़ रात को एक ही ख्वाब देखती थी कि वो रीछ आया है और उसको उठाकर ले गया है। वो लड़की बहुत ज़्यादा डरने लग गई। ये जो बात है ये 1962 में ये वाक़या पेश आया था। वो कहते हैं कि लड़की इसी तसलसल में थी। वो जो मदारी आकर तमाशा दिखाता था वो हर जुमरात और जुमे वाले दिन आया करता था और लोग बड़े शौक़ से उसका तमाशा देखा करते थे। खैर वो जो लड़की, जब भी वो मदारी आता तमाशा दिखाने के लिए तो वो लड़की डर जाती और यही कहती कि मैंने इसके सामने नहीं जाना, मैंने उस रीछ को नहीं देखना। तो सब यही कहते थे कि तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम उसके सामने जाओ। वो रीछ जब भी उस घर के आगे आता था तो अजीब तरीके से
ऐसे महसूस होता था जैसे वो किसी चीज़ को सूंघ रहा हो। जो उसको साथ लेकर आता था, उसका मालिक था, वो उसने 1 से 2 दफ़ा उसको काफ़ी ज़ोर से मारा भी सबके सामने। सबने ये बात नोटिस की। उस लड़की के जो वालिद थे, उन्होंने भी इस चीज़ को नोट किया कि रीछ इस घर के आगे जब भी तमाशा दिखाने आता है तो वो अजीब सी खुशबू सूंघने लग जाता है। खैर कुछ अरसा गुजरा, वो जो लड़की थी वो लड़की पंजाब वापस चली गई, लेकिन उसको महीने के कुछ मखसूस दिनों में वो ख्वाब ज़रूर आया करता था, यानी वो रीछ उसको आया है और दरवाज़े तोड़ कर उठा कर ले के आया। वो लड़की अपने गांव पंजाब वापस चली गई। पंजाब के एक गांव में वो रहती थी। वहीद कहते हैं कि मैं उस गांव का नेम मेंशन नहीं करूँगा। उसके बाद एक दिन अचानक इस तरह हुआ कि रात के टाइम उस लड़की की चीखने की आवाज़ें आने लगी। सब लोग इतना डर चुके थे, इतना डर गए कि ये आखिर चीख क्यों रही है। गर्मियों का मौसम था। आज तक मेरी वालिदा कहती हैं कि वो बात जब हमने वो पूरी कहानी उनके रिश्तेदारों से सुनी तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो लड़की चीख रही थी, यूँ लग रहा था कि जैसे वो बड़ी तकलीफ़ में है। तो सब भागते हुए जब सीढ़ियों पे कि वो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा रीछ यानी उस लड़की के ऊपर लपका हुआ है और उसको खींच कर लेकर जा रहा है। उनके भागते भागते वो जो रीछ था वो उस लड़की को उठाकर लेकर भाग गया और वो लड़की चीखती रह गई, उसके घर वाले चीखते रह गए। न जाने वो रीछ कैसे उस कराची से पंजाब का सफ़र करके आया, कैसे खुशबू सूंघते हुए उस लड़की के घर तक पहुंचा और उस लड़की को उठाकर ले गया। उन सब ने यानी कि जो लड़की के घर वाले थे, उन्होंने कराची अपने रिलेटिव से रब्ता किया और कहा कि जब वो मदारी या अगर आप उस मदारी को जानते हैं तो उसके पास जाएं, वो जो रीछ है वो हमारी बेटी को उठाकर ले गया है। सब बहुत ज़्यादा डर गए, इतना डर गए कि सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा कि ये तुम लोग क्या कह रहे हो। उन्होंने कहा कि ये सच है, हमारी बेटी सच कहती थी, उसका ख्वाब सच हो गया है, वो रीछ उसको उठाकर ले गया है। और वाकई वो रीछ उसको उठाकर ले गया। अब वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि आखिर हम लोग क्या करें, हम अपनी बेटी को कहाँ से ढूंढें, न जाने वो दरिंदा कहाँ हमारी बेटी को ले गया। तो फिर वो जो आता था उसका मालिक, जो उसका तमाशा दिखाता था, उन्होंने कहा कि आप किसी आमिल से रब्ता करें, यानी कि कोई आमिल ही इसके मुतालिक आपको सही से बता सकता है। उन्होंने एक फिर बहुत बड़े आमिल से कराची में रब्ता किया और उनको ये सारा किस्सा बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो उन्होंने कहा कि उस रीछ के अंदर किसी बुरी बदरू का बसेरा था, जिसकी वजह से वो उसको उठाकर ले गया है। अब इसका पता हम लगा सकते हैं, लेकिन इसका पता लगाने के लिए हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वो जो आमिल थे, उन्होंने उनके जो लड़की का बाप था उससे कहा कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, और वो जो उस रीछ का मालिक था उसको भी कहा कि तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा। उस शख्स ने कहा कि ठीक है, जब तक वो लड़की नहीं मिलती मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। खैर वो लोग तीनों जंगल की तरफ चल पड़े, यानी कि जहाँ वो मदारी वो जो उस रीछ का तमाशा नाच दिखाता था लोगों को, वहाँ पर गए। उन्होंने उसका सारा कुछ देखा, वहाँ से उस रीछ के कदमों के निशान देखे, बाकायदा उस रीछ के कदमों के निशान वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अब इनसे ही हम मदद लेंगे, यानी कि जो उन अमल के पास अमल था, जो जिन्नात की चीज़ें थी उनके पास, उन्होंने कहा कि अब हम इसको ढूंढ लेंगे। उन्होंने जब सारा अमल किया तो सारे अमल के बाद ये पता लगा कि उस रीछ के अंदर बहुत बड़े किसी देव का बसेरा है, जो कि लड़की के ऊपर आशिक हो चुका है। बहुत मुश्किलों से बहुत अमल करने के बाद उनको ये पता लगा कि वो रीछ कराची के ही किसी जगह पे किसी पुराने खंडर के अंदर उस लड़की को लेकर छुपा हुआ है। वो लोग बहुत मुश्किल से उस रीछ को ढूंढते ढूंढते अमल के नतीजे में जन्नात उनको उस खंडर तक ले गए। तो वाकई वो रीछ एक बहुत बड़ा रीछ था, जो कि उस लड़की को लेकर उधर बैठा हुआ था। उसने उस लड़की के पाँव चाट चाट कर उन पे इतने बड़े ज़ख्म बना दिए थे कि वो लड़की जो थी, जब उनको मिली थी तो कुछ ही ऐसे लगता था कि जैसे वो उसकी डेथ हो जाएगी। वहीद कहते हैं कि मेरी वालदा ने मुझे बताया कि उन्होंने बहुत मुश्किलों से उस रीछ को काबू में किया। वो रीछ इस तरह लग रहा था कि जैसे कोई आदमखोर आफत या कोई बला हो, जो कि सारे इंसानों को खा जाएगी। वो जो आमिल थे वो बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से उस रीछ को अपने काबू में किया, और काबू में करने के बाद उस लड़की के बाप को कहा कि ये तावीज़ इस लड़की के गले में पहना दो और इसको लेकर यहाँ से जितनी जल्दी होता है वापस चले जाओ, और ये याद रखो कि इसको उस घर में मत लेकर जाना जिस घर से ये इसको उठा कर लाया है। उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद हम कहाँ जाएं? तो उन्होंने कहा कि तुम ये कोशिश करो कि तुम इस जगह को छोड़कर किसी पहाड़ी इलाके में चले जाओ, जहाँ से ये इसको ढूंढ ना सके। इस रीछ को उन्होंने काबू में किया, और काबू में करने के बाद
वो लोग उस लड़की को लेकर घर वापस चले गए। उन्होंने इस रीछ को मार दिया। जब वो रीछ मर गया तो मरने के बाद वो लड़की ये कहती थी कि मैं ख्वाब में उसी रीछ को दोबारा देखती हूँ। वो आमिल उस लड़की के जो वालिदैन थे उनके साथ राब्ते में था। वो लड़की मुसलसल ये कहती थी कि वो दोबारा आएगा और मुझे उठा कर ले जाएगा। अब सब फिर ये कहने लगे कि ये तुम्हारा वहम है, वो मर चुका है, वो वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन वो मरा नहीं था, वो एक बुरी बदरू बन चुका था, एक शैतान बन के उस लड़की के पीछे पड़ चुका था और उसने ये इरादा कर लिया था कि मैं इस लड़की को जान से मार दूँगा। वो जो आमिल थे उन्होंने कहा कि मैंने उस रीछ को मार के उस दियो को कैद कर दिया है, जबकि वो दियो कैद में नहीं आया था। वो दियो अभी भी उसी रीछ के रूप में उन्हीं गलियों में घूम रहा था। रात के टाइम बाकायदा जब वो उस जगह को छोड़ के वो किसी पहाड़ी इलाके में चले गए तो रात के टाइम बाकायदा ऐसे लगता था कि कोई गुर्रा रहा हो, कोई बहुत खौफनाक आवाज़ में उनके घर की दस्तक देता था, क्योंकि वो एक दियो था और उसको पता लग चुका था कि वो लड़की इस टाइम किधर है। वो कहते थे कि जब हमने सुबह के टाइम दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के ऊपर बाकायदा बहुत बड़े पंजों के निशान थे, लेकिन वो जो तावीज़ उस लड़की के गले में था वो उस लड़की तक जा नहीं सकता था। उसके बाद उस लड़की का वालिदैन ने कहा कि सारी रात ऐसे लगता है कि कोई हमारी छत के ऊपर गुर्राता है, हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, हम लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे कोई हमारी बेटी को उठा कर ले जाएगा। वो लड़की सारी रात कांपती थी। उस लड़की के सारे जिस्म का रंग पीला हो चुका था। उसके पाँव के नीचे इतने इतने बड़े ज़ख्म थे जिनको देखकर इंसान हैरान रह जाता। मेरी वालदा ने यह बताया कि फिर आखिर में उस लड़की का ये अंजाम हुआ कि वो जो दियो था, यानी कि वो जो जिन था, वो उस लड़की को किसी न किसी तरीके से उठाकर ले गया था। वो अपने घर से रात के टाइम गायब हो चुकी थी और जब सुबह उठकर देखा गया तो वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी और वो जो तावीज़ था वो उधर ही गिरा हुआ था उसके बिस्तर के ऊपर। आज तक इस बात को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन उस लड़की का अभी तक कोई अता पता नहीं लगा। वो दरिंदा, वो जो दियो सिफ्त रीछ था, वो कहाँ चला गया, किसी को आज तक पता नहीं लग सका। उसके वालिदैन रोते रह गए और कोई कुछ ना कर सका। लेकिन वो कहते थे कि हमें ये लगता है कि वो रीछ उसको अपनी दुनिया में ले गया, क्योंकि जैसे वो उस पर आशिक था वो उसको मार नहीं सकता। माँ बाप ने इसी ख्याल में ज़िंदगी गुजार दी कि हमारी बेटी मरी नहीं होगी, यकीनन वो एक दिन ना एक दिन वापस आएगी। लेकिन मेरी वालदा ने बताया कि कई साल गुजरने के बाद भी, मेरी शादी के बाद भी हमें इस बात के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने यही बताया, उन लोगों ने, वो जो उनके रिलेटिव थे, यानी कि उस लड़की के जो मामू थे, उन्होंने यही बताया कि वो लड़की आज तक नहीं मिली। वहीद कहते हैं कि आज तक उस लड़की का कोई सुराग नहीं लग सका। ये एक बहुत पुरानी कहानी है जो मेरी वालदा ने मेरे साथ शेयर की और मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया वहीद अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी वहीद की कहानी जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया वहीद ऐसी कहानी शेयर करने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी शेयर की है मेरे साथ सेंड्रीला ने। सेंड्रीला कहती हैं, आज मैं आपके साथ एक और बहुत दिलचस्प स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आज की जो कहानी है वो कुछ इस तरह है कि मेरे जो फादर हैं उनके दोस्त की मिसेस थी, जिनको हम प्यार से चची कहा करते थे। वो हमसे बहुत प्यार किया करती थी। वो एक बहुत अच्छी और नेक खातून थी। उनके ऊपर बचपन से किसी चीज़ का बसेरा था, यानी कि उनको यूँ लगता था कि जैसे उनके इर्द गिर्द कोई और भी हो, यानी कि ऐसे लगता था कि कोई पीछे से बहुत तेज़ी से गुजर गया है। कभी वो अकेले कमरे में होती थी तो यूँ लगता था कि जैसे कोई उनके पास मौजूद है। ऐसे बहुत से वाक़यात उनके साथ होते रहते थे। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, जिसकी वजह से उनको किसी अल्लाह वाले के पास ले जाया गया। तो उन्होंने बताया कि आपकी बीवी के ऊपर किसी चीज़ का साया है। अपनी बीवी को आप इसके गले में एक तो तावीज़ भी रखे और दूसरा इसको किसी भी फोतकी वाले घर में नहीं जाने देना, यानी कि किसी घर में अगर किसी की डेथ हो जाए तो उस घर में इसको नहीं जाने देना, यानी कि उस मैयत का चेहरा इसको नहीं दिखाना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी मिसेस की तबीयत इतनी ख़राब होगी तो फिर सारी ज़िंदगी वो ठीक नहीं होगी। इस बात को कई साल गुजर गए। वो मियाँ बीवी इस बात को भूल गए और उनके ख़ानदान में किसी की फोतकी हो गई, लेकिन उनको मतवातर यूँ लगता था कि जैसे उनके साथ कोई मौजूद हो, कोई बड़ी तेज़ी से गुज़र गया हो, कोई उनके साथ हो। अनदेखा वजूद उनके साथ हमेशा रहता था, वो अपना एहसास दिलाता रहता था, लेकिन वो अनदेखा वजूद क्या था ये कोई नहीं जानता था। उसके बाद वो कहते हैं कि वो जब फोतकी वाले घर में चली गई, रास्ते में जब वो वापस आ रही थी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो यूँ कहती थी कि मैं अभी नीचे गिरूंगी और मर जाऊंगी, लेकिन उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि तुम घर चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब वो घर पहुँचे तो उनको ये बात याद आई
कि हमें इसको फोतकी वाले घर में नहीं लेकर जाना था। अब इसकी तबीयत ख़राब होगी, हमें फिर उस अल्लाह वाले से रुजू करना होगा। उन्होंने दोबारा उसी अल्लाह वाले से रुजू किया और बताया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और वो आए, उन्होंने उनको दम किया और उन्होंने कहा कि अब आप इनके लिए दुआ करें। यानी कि वो बेहोश थी, उनको होश नहीं आ रही थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अगले दिन उनके अंदर बाकायदा एक जिन की हाज़िरी हुई, यानी कई सालों के बाद पहले वो मखलूक उनके साथ रही। जब वो फोतकी वाले घर में गए तो उनके ऊपर बाकायदा एक जिन की हाज़िरी हुई और वो जिन ये कहता था कि मैं इसको जान से मार दूँगा। वो एक बहुत खूबसूरत औरत थी और बहुत सेहतमंद थी वो। जब वो जिन उनके अंदर हाज़िर होता था तो उसके बाद उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी, ऐसे लगता था, वो कहती थी कि मैं मर जाऊँगी, मेरे जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी नहीं रहा। उनके अंदर मुख्तलिफ़ डेट्स पे और मुख्तलिफ़ टाइम पे उस जिन की हाज़िरी बाकायदगी से होने लग गई थी। और वो जिन ये कहता था कि मुझे लाल शहबाज कलंदर के दरबार पर लेकर जाओ, अगर मुझे उधर लेकर जाओगे तो मैं इसको नुकसान नहीं दूंगा। वो उनको लाल शहबाज कलंदर के दरबार पे ले जाते थे। जब वो दरबार पे जाती थी तो बेहोश हो जाती थी। उसके बाद जब उनको घर लाया जाता था तो उनकी तबीयत ठीक हो जाती थी। ये बात अब रोज़ होने लगी। उनका वेट इतना, वो इतनी कमज़ोर हो गई, ऐसे लगता था कि वो एक 90 साल की कोई बूढ़ी खातून है। वो जिन रोज़ उनके जिस्म में आता था और रोज़ उनको तकलीफ़ देता था और ये कहता था कि मुझे लाल शहबाज कलंदर के दरबार पर ले जाओ, अगर नहीं लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। इस तरह करते करते कई साल गुजर गए, कोई अमल भी कामयाब ना हो सका उनको उनके जिस्म से निकालने में। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो जो हमारी चची थी वो अपने बिस्तर पर मरी हुई हालत में पाई गई। वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी, ऐसे लगता था कि उनके जिस्म के ऊपर स्किन ही नहीं है, मांस ख़त्म हो चुका है, वो एक ढांचा है। और फिर उनको दफना दिया गया। उनके मरने के बाद ही उस चीज़ ने उनकी जान छोड़ी। इस तरह उनको ये चीज़ हमेशा नसीहत बन के रही कि अगर कोई आमिल या कोई बुज़ुर्ग आपको किसी चीज़ से मना करता है तो उस चीज़ से मना हो जाना चाहिए। अगर वो ये छोटी सी गलती ना करती, वो उस फोतकी वाले घर में ना जाती, तो उनकी तबीयत कभी भी इस तरह ख़राब ना होती। वो कहती हैं कि आंटी की एज जब उनकी डेथ हुई तो 50 साल थी और जब वो फोत हुई तो यूँ लग रहा था कि वो 100 साल की कोई बूढ़ी खातून हो। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये एक स्टोरी थी सिंड्रेला की जिन्होंने मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सिंड्रेला अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये एक शॉर्ट सा वाक़या है जो सरगोदा से मेरे साथ इमरान ने शेयर किया है। इमरान कहते हैं कि कुछ दिन पहले मैं लॉन्ग ड्राइव पर गया हुआ था रात के टाइम। बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं बाहर जाता हूँ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं जैसे ही बाहर गया, रात का टाइम था, तो मैं बहुत आगे फैसलाबाद वाली रोड पे चला गया। मैं बिल्कुल अकेला था और जैसे ही मैं फैसलाबाद रोड पर आगे तक गया तो आगे का रास्ता बहुत सुनसान है। मुझे यूँ लगा कि जैसे मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा भारी हो गई हो। मैंने अपनी बैक सीट पे देखा तो बैक सीट से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। यूँ लग रहा था कि जैसे पता नहीं पीछे क्या चीज़ है, कोई जानवर को मार के फेंका हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा अजीब महसूस करने लगा और मेरा सर भारी होने लगा। मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी को बैक किया और मैं वापस अपने घर के लिए जाने लगा। तो मुझे फ्रंट मिरर से मैं क्या देखता हूँ कि जो बैक सीट है उस पर कोई औरत बैठी हुई है, बहुत भयानक शक्ल की। मैंने पीछे से पलट के देखा तो पीछे कोई भी चीज़ नहीं थी, यानी कि वो मेरा वहम था, पीछे कुछ भी नहीं था। लेकिन वो मेरा वहम कैसे हो सकता है कि अकेली गाड़ी में पीछे की सीट पे एक औरत बैठी हुई कैसे नज़र आ सकती है, वो भी इतने सुनसान रास्ते पे। वो गंदी बदबू मुसलसल गाड़ी के अंदर से आ रही थी। मैंने गानों को बंद किया और बाबुलंद आवाज़ में कुरान पाक की तलावत लगा दी। जैसे मैंने कुरान पाक की तलावत लगाई तो गाड़ी जो भारी हुई थी और जो स्मेल थी वो कम होने लगी। और जब मैं बिल्कुल अपने घर की रोड पे आया तो वो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैंने ये बात अपने दोस्त से शेयर की और मैंने उसको वो मेन लोकेशन भी बताई जिस जगह पे मेरे साथ ये हुआ। तो मेरे दोस्त ने कहा कि वो जो फैसलाबाद रोड की वो लोकेशन है सरगोदा में, वो बहुत हॉन्टेड है। वहाँ पे अक्सर ऐसे वाक़यात ड्राइवर्स के साथ हो चुके हैं, इसलिए कोई भी ड्राइवर रात के टाइम उस रास्ते से नहीं गुजरता। दोबारा ऐसी गलती मत करना। वहाँ पे एक चुड़ैल का बसेरा है, यानी कि वो चुड़ैल अक्सर जो लोग अकेले होते हैं उनको भी नज़र आती है और जो लोग अकेले नहीं भी होते और रात के टाइम उधर से गुजरते हैं उनके ऊपर वो ज़रूर अपना असर छोड़ देती है। वो कहते हैं कि उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं कभी भी फैसलाबाद रोड पे अकेला नहीं गया। ये एक स्टोरी थी इमरान की जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की सरगोदा से। बहुत शुक्रिया इमरान अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी
और जिन्होंने अभी तक अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर नहीं की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी पे आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। और जो लोग अभी चैनल को विज़िट कर रहे हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी किया करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और आज का अच्छा मैसेज मैं आप सब लोगों को ये देना चाहूँगी कि कभी भी बहादुर बन के ऐसे जन्नात व चीज़ों का, जन्नात जैसे होते हैं, इनका बिल्कुल भी ऐसा डेयर मत किया करें कि फ़लाँ जगह पे जन्नात है तो हम उधर जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। जन्नात अगर किसी के पीछे पड़ जाएँ तो फिर सारी ज़िंदगी उनके असरात उस इंसान के ऊपर रहते हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग बिल्कुल गैर आबाद जगहों पे परफ्यूम लगा कर मत जाया करें। सुनसान रास्तों से अकेले गुजरने से बिल्कुल गुरेज़ किया करें। ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए। और एंड में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा खिदमत और मोहब्बत और प्यार दिया करें उनको। ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। आई होप आप लोग इस पे ज़रूर अमल भी करते होंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह पाक आपका और आपके वालिदैन का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।